सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में जो है हम कंप्यूटर जो है उसके लिए जो है एक सीरीज़ लाए हैं। कंप्यूटर का टॉपिक आपको पता है, आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर है, या पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो उसमें जो है कंप्यूटर टॉपिक जो आपको मेंशन है, और ये काफ़ी अच्छी वेटेज जो है कंप्यूटर का टॉपिक जो है वो कवर करता है। एंड आज के इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो कि पहला टॉपिक रहता है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो कोर्स रहेगा या ये जो पूरा कंप्यूटर की वीडियोस जो बनाई जाएंगी, ये बिल्कुल एक नई बुक जो है उससे बनाई जा रही है। आपको पता है कि मोस्टली कंप्यूटर जो है, आपको पता है, अरिहंत की बुक से या दिशा पब्लिकेशन की बुक से ही जो है आप तक आज तक पढ़ते आए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने वो पढ़ कर रट कर जो है वो आप बोर भी हो गए होंगे। तो अब जो ये वीडियोस जो सीरीज़ रहेगी, ये एक बिल्कुल नई बुक के बेस्ड पर रहेगा। पीडीएफ जो है उसकी मैं पूरी बनाकर जो है आपको अवेलेबल करवा दूंगा इसकी। अभी फ़िलहाल आज भी हम ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हम पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। और इस बुक की खासियत ये है, इसमें आपको हर एक चीज़ के साथ उसकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसकी वजह से आप क्या होगा कि जो भी टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल आपकी दिमाग में जो वो चीज़ बनी रहेगी। माइक्रो प्रोसेसर अगर आपने पढ़ा है तो पूरी उसकी डायग्राम आपको दिखाई जाएगी। डायग्राम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कैसे दिखने में होते हैं, तो वो चिप जो होगी, ऐसे करके हर एक चीज़ की डायग्राम जो आपको हर टॉपिक के साथ यहाँ पर मिलेगी। और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इस बुक में, जो कि शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, या जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं और आपने बुक्स में नहीं देखी होती, तो वो चीज़ें भी आपको इस बुक में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर पहला, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, की कंप्यूटर आखिर है क्या। तो कंप्यूटर कहता है कि कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि रॉ डेटा जो रहती है उसको इनपुट फॉर्म में जो है यूज़र से लेती है और उसको प्रोसेस करती है, इस डेटा को अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है, उन इंस्ट्रक्शंस को के अंदर जो है उसको प्रोसेस करती है, और इन इंस्ट्रक्शंस जो है उनको प्रोग्राम कहा जाता है। और इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है प्रोसेसिंग के बाद जो है ये हमें एक रिज़ल्ट देती हैं, जिसको आउटपुट कहा जाता है, एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज़। और वो जो आउटपुट रहता है या वो जो रिज़ल्ट रहता है उसको ये सेव करके रखती हैं, ताकि फ्यूचर में भी जो है इसे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में जो है वो चार्ल्स बेबेज का फ़ोटो देख रहे होंगे। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के ये रहने वाले थे, और सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको पहला कंप्यूटर दिख रहा होगा INIAC, जिसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर जो था आपका, ये जॉन मैक्यूले एंड JP एकर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया जो है उसके जो थे छात्र थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ENIAC वॉज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको बताया गया है कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं। तो कंप्यूटर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का, जो कि काफ़ी सारे फंक्शन जो आपको करता है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज आप कर सकते हो, कैलकुलेशंस इससे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग इससे कर सकते हो, स्टोर डेटा को सर्च कर सकते हो, इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट में आपको ईमेल सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, करंट न्यूज़ क्या है, या और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू आपको मिल सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं, एक्यूरेसी, अटेंटिविटी, ओके, स्पीड है, स्टोरेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एफिशिएंसी है। ये सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक जो हैं कंप्यूटर के, वो देखे जाते हैं। ठीक है, एडवांटेज आपको क्या है कंप्यूटर की, कि स्पीड काफ़ी हाई है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी है, रिकवरिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी है, और कैलकुलेशन में इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या चीज़ ये नहीं करता, तो कैन नॉट थिंक, बड़ी बार क्वेश्चन आया है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, तो सोच नहीं सकता। उसके बाद एक्सपीरियंस से ये कुछ याद नहीं रख सकता, जो कमांड दोगे उसी कमांड के ऊपर चलेगा। कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, खुद से डिसीजन कुछ नहीं ले सकता, जो कमांड मिलेगी उसी हिसाब से काम करेगा। एंड रिक्वायर्ड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, तो खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक इंसान इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे देते। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन्स की बात करें तो लगभग 4 जनरेशन जो है कंप्यूटर की रही हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है उसने वॉल्व्स का
इस्तेमाल किया है। वॉल्स जो है वैक्यूम ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। पहली जनरेशन वॉल्स का इस्तेमाल किया गया था 1940 से 1956 तक जो है पहली जनरेशन रही है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ 56 से लेकर 63 तक 1900 में रही है। थर्ड जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया 1964 से लेकर 1971 तक जो है ये रही। और फोर्थ जनरेशन जो थी इसने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल किया 71 से मौजूदा दौर में चल रही है। और आजकल रिसेंटली ही फिफ्थ जनरेशन भी शुरू हो गई है कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो कर रही है, जो कि मौजूदा टाइम में कुछ नेव स्टेज पर है, मौजूदा टाइम में भी हम कह सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में इसको और जो है ग्राउथ होते हुए हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वॉल्स की बात करें या वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें, कुछ ऐसी जो है ये दिखने में वैक्यूम ट्यूब्स आपको दिखती थी जब पहली जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया। कहता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया फॉर सर्किट, ठीक है, सर्किट्स के लिए जो था वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया मेमोरी के लिए। ठीक है, और ये कहता है कि बहुत इतने बड़े बड़े कंप्यूटर थे जो कि पूरा कमरा जो था वो एक कम किस्म से हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई कर लेते। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सिंपल कंप्यूटर है जो कि पूरा कमरा जो है पूरा कमरा ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जब उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव रहते थे ये कंप्यूटर, और इनको ऑपरेट करना जो है वो भी काफ़ी महंगा रहता था। और उसके बाद ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इसमें होता था, जिसकी वजह से काफ़ी हीट जो है ये प्रोड्यूस करते थे इस तरह के कंप्यूटर। और उसकी वजह से हीट जब किसी चीज़ में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वो जल्दी भी ख़राब होने के शिकार रहते थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहता है कि ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जो कि लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने में, एंड दे कुड ओनली सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। ठीक है, और ये कंप्यूटर एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व कर सकते थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, इनपुट जो है वो पंच कार्ड्स के थ्रू जो है वो दिया जाता था, पंच कार्ड और पेपर टेप के थ्रू दिया जाता था। एंड आउटपुट जो था वो प्रिंट आउट्स पर ही डिस्प्ले हो सकता था। जैसे आप आज देखते हैं कि कंप्यूटर पर आपको आउटपुट दिखता है और बाद में आप उसका प्रिंट निकालते हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था। जो आउटपुट था वो डायरेक्टली प्रिंट आउट्स पर ही दिखता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स में आप देख नहीं सकते थे कि चल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो यूनिवैक जो है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ENIAC दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, जो हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस की। और इनफैक्ट कहता है कि यूनिवैक जो है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, जो कि US की एक कंपनी को दिया गया था, US सेंसस ब्यूरो को दिया गया था 1991 में, ताकि वो सेंसस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं यूनिवैक की मदद से। ठीक है, और इसको किसने बनाया था यूनिवैक को, पीछे ही मैंने आपको बताया है, जॉन मैक्यूले एंड JP एकराट ने। ठीक है, तो ये आपके वॉल्व्स आ गए या आपकी वैक्यूम ट्यूब्स आ गई। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, उन्होंने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किए। ट्रांजिस्टर्स आपको ऐसे कुछ देखने को मिल रहे थे। अब कहते हैं कि ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और ट्रांजिस्टर जो है इसको इन्वेंट किया गया था लगभग 1947 में, इनको इन्वेंट ज़रूर कर दिया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वाइड स्प्रेड यूज़ वो लगभग 1950वीं सदी जो है 1950 में जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, ट्रांजिस्टर कहता है कि ज़्यादा सुपीरियर थे वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले, अगर आप देखो, क्योंकि कहते थे अलो करते थे कंप्यूटर को टू बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर, मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन देयर फर्स्ट जनरेशन प्रेसिडर्स। ठीक है, तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह जब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो ये छोटे साइज़ के थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा होने लगा, वो सस्ते होने लगे, एनर्जी एफिशिएंट बनने लगे और रिलायबल होने लगे एज़ कम्पेयर टू जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता था। अब कहते हैं कि दो द ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेट आ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट वाज सब्जेक्टेड टू कंप्यूटर टू डैमेज इट वाज वास्ट इंप्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, हीट जो है अभी भी जो है ये ट्रांजिस्टर भी उतनी नहीं, लेकिन हीट काफ़ी प्रोड्यूस करते थे वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले, हालांकि थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन ये भी काफ़ी जो है हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो था उनको डैमेज होता था। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। ये भी जो है वैक्यूम ट्यूब्स की तरह इस जनरेशन के कंप्यूटर भी जो थे इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे और आउटपुट के लिए इनको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती थी।
उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज से हटकर जो है ये सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज जो है इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसने अलो किया प्रोग्रामर्स को टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स की वर्ड्स में यानी अल्फ़ाबेट्स में जो है अब वो इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। पहले 0101 में देते थे, अब जो है वो वर्ड्स में भी इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। और फर्स्ट कंप्यूटर जो था इस जनरेशन का वो डेवलप किया गया था एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट आए। डेवलपमेंट जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वो एक हम कह सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनका एक हॉलमार्क था, उनकी पहचान थी। ट्रांजिस्टर क्या थे, तो ये एक मिनिएचर्स थे। ट्रांजिस्टर वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स, ठीक है, कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसमें क्या किया, जो ट्रांजिस्टर थे आपके सेकंड जनरेशन के, इनको और छोटा किया गया और उनको सिलिकॉन की चिप के ऊपर जो है रखकर जोड़ा गया, और ये जो एक चीज़ बनाएगी इसको सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया, जो कि ड्रास्टिकली जिसने जो थी स्पीड और एफिशिएंसी जो थी कंप्यूटर की उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। और इस जनरेशन में पंच कार्ड की जगह जो है पंच कार्ड और प्रिंट आउट की के बदले कहता है कि यूज़र्स जो थे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ थ्रू द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर, जो कि आज की जनरेशन जो कि आज के मौजूदा दौर में आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देते हैं। एंड इंटीग्रेटेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और ये कीबोर्ड्स और मॉनिटर जो थे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, जो कि अलाउ करते थे कंप्यूटर डिवाइस को टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम विद अ सेंट्रल प्रोग्राम, ठीक है। एक सेंट्रल प्रोग्राम की मदद से वही एक कंप्यूटर जो पहले एक ही प्रोग्राम करता था एक ही टाइम में, अब वो काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है या काफ़ी सारे एक्शन जो है वो एक ही वक्त में ले सकता था, ठीक है। दैट मोनिटर थ्रू द सेंट्रल प्रोग्राम दैट मोनिटर द मेमोरी, ठीक है, वो सेंट्रल प्रोग्राम जो था यानी सर्वर वगैरह वो मेमोरी को भी देखता था, ठीक है। कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू मास ऑडियंस बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन देयर प्रीसीडर, ठीक है, और क्योंकि ये छोटे हो गए और सस्ते हो गए इस इंटीग्रेटेड सर्किट्स के इस्तेमाल से, तो ये कंप्यूटर अब काफ़ी लोगों तक जो है काफ़ी ह्यूज मास तक जो है ये पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि ये अफोर्डेबल बन गए, एक्सेसिबल बन गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर्स जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको कहा गया आईसीज जो है वो इस तरह से देखने को दिखते थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, अब कहते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की जो थी वहाँ पर जो है इस्तेमाल हुई है। थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ड इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। इसमें क्या हुआ कि जो आईसीज बनाए गए थे थर्ड जनरेशन के, वो काफ़ी सारे आईसीज मिलाकर जो है उनको छोटे करके जो है एक सिलिकॉन चिप पर लाया गया और माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बन गई, ठीक है। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फील्ड द इंटायर रूम कुड नाउ बी फिट इन द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी पर यूज़ होते थे वो इतने बड़े थे कि कमरा पूरा जो मैंने कहा कि आपको ऑक्यूपाई कर लेते थे, लेकिन ये जनरेशन के कंप्यूटर इतने छोटे थे कि आपकी हथेली पर भी जो है इनको डाला जा सकता था, ठीक है। इंटेल 404 चिप जो थी जो कि 1971 में डेवलप हुई, लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑन सिंगल चिप। इंटेल 404 चिप जो है सबसे पहली इंटीग्रेटेड चिप जो है बनाई गई थी, और ये इसमें इतनी छोटी थी कि इसमें सारे जो कंपोनेंट थे कंप्यूटर के, चाहे आउटपुट इनपुट कंट्रोल के कंपोनेंट हो, सीपीयू वगैरह, सब एक ही सिंगल चिप के ऊपर जो है वो लगा दिए गए थे। और 1981 में कहता है कि आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया इसका पहला कंप्यूटर फॉर होम यूज़र के लिए पहला कंप्यूटर आईबीएम लाता है 1981 में। और 1984 में कहता है कि एप्पल जो है इंट्रोड्यूस करता है अपना मैकॉनिटिश जो है प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है आल्सो मूव आउट ऑफ द रियल्म ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड इनटू मेनी एरियाज ऑफ द लाइफ एज मोर एंड मोर एवरीडे प्रोडक्ट बिगन टू यूज़ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। पहले माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब जो है माइक्रो प्रोसेसर इनसे बाहर आके और भी जो प्रोडक्ट जो थे डेली लाइफ में वहाँ पे भी यूज़ होना शुरू हो गए। और कहता है क्योंकि एज दिस स्मॉल कंप्यूटर बिकम मोर एंड मोर पावरफुल दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है। इन छोटे छोटे कंप्यूटर को अब इकट्ठा करके नेटवर्क बनाया जाने लगा, विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, जिसकी वजह से इंटरनेट जो है उसकी खोज होना शुरू होगी। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें जो है आपको
GUIS की इन्वेंशन मिली, माउस की इन्वेंशन मिली, और दूसरी हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो है उनकी भी इन्वेंशन मिलती है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि अब चल रही है, अभी हम कह सकते हैं नेव स्टेज में है, कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है, स्टिल जो है डेवलपमेंट स्टेज पर है। दो कहते हैं कि कुछ एप्लीकेशन इसकी जो है वो अभी काम कर रही हैं, जैसे कि वॉइस रिकग्निशन जो है, ये भी फिफ्थ जनरेशन का ही एक पार्ट है जो कि आज इस्तेमाल हो रही है। और गोल जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग का वो ये है कि ऐसी डिवाइसेस बनाई जाएं जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस जो है, यानी हम जो बोल रहे हैं उनकी तरफ जो है रिस्पॉन्ड करें, इनपुट के तौर पर उसको चीज़ को लें, और कैपेबल हों ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की, वो याद भी कर सकें और अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज भी करवा सकें। ठीक है, ये आप देख सकते हो कुछ फिफ्थ जनरेशन डिवाइसेस वॉइस रिकग्निशन के लिए जो यूज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद सिंपल कंपैरिजन अगर हम सारी जनरेशन के कंप्यूटर्स का करें, यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। कौन सी चीज़ यूज़ होती थी? पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहा था, दूसरा जनरेशन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहा था, थर्ड आईसी, एंड फोर्थ जो है वो लार्ज स्केल एंड वेरी लार्ज स्केल आईसीज। ठीक है, इनकी स्टोरेज लिमिटेड थी फर्स्ट जनरेशन की, दूसरे की बढ़ने लगी है, तीसरे की फ्लेक्सिबल हो गई, और चौथे की जो है और ज़्यादा हो गई। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो है स्लो स्पीड वाले थे, फिर स्पीड फास्टर हुई, फिर स्मॉल साइज़ हुआ, परफॉर्मेंस और बेटर हुई थर्ड जनरेशन की, और फोर्थ वाले तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर और फास्टर होने लगे। ठीक है, और ये जो थे ये सिंबॉलिक प्रोग्राम लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग ह्यूज साइज प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज जो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे थे, कोबॉल, फोर्टेन। और ये जो थे एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी प्रोग्राम लैंग्वेज हाई लेवल की यूज़ कर रहे थे, और ये सोफेस्टिकेटेड प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज फॉर स्पेशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद मेथड्स जो हैं कंप्यूटेशन के, कौन कौन से डिजिटल कंप्यूटेशनल मेथड, जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? तो बाइनरी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो फिजिकल वेरिएबल लिंक मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, और जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं ये इन दोनों का ही कम्बिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था इनका यूसेज। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के टाइप्स जो हैं वो डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं। और फिर डिजिटल कंप्यूटर जो है फर्दर माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कुछ भी हो सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो है ये सब डिवाइडेड हैं आपके होम एंड पीसी के बीच में। ठीक है, सबसे पहले हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें इनमें से, तो डिजिटल कंप्यूटर कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन है जो कि बाइनरी डिजिट्स जो है, यानी 0 एंड 1 जिसको बिट्स भी कहा जाता है या फिर ऑफ ऑन सिस्टम भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करती है टू रिप्रेजेंट ऑल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनली इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कहता है कि सबसे कॉमन तरह के कंप्यूटर जो डेली लाइफ में हमारे इंसान में यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर भी हैं। ठीक है, अलग अलग साइज़ एंड शेप्स में मिलते हैं, और सारे जो आपके फेमिलियर डेस्कटॉप कंप्यूटर हों, डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर हों, या आपके मिनी कंप्यूटर हों, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट जो है ये है कि इसका आज आप देखोगे तो स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी से लेकर फैक्ट्रीज़ में, हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर टेलीकम्युनिकेशन, बैंक्स में, हाउस होल्ड बजट्स में, सब जगह जो है इनका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके आगे सारे डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है, हर जगह पर आप देखोगे डिजिटल कंप्यूटर ही जो है वो यूज़ होते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये वो डिवाइस हैं जो कि कहता है कि कंप्यूटेशंस यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं यूजिंग द कॉन्टिन्यूअस फिजिकल वेरिएबल्स विच आर एनालॉग ऑफ एक्चुअल आइटम बीइंग कंप्यूटर। तो जो फिजिकल वेरिएबल्स जो हैं, कंटिन्यूअस फिजिकल वेरिएबल का इस्तेमाल करके जो है ये कंप्यूटेशन जो है उनको परफॉर्म करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है आपके पास TDC Mark III है, TDC Mark III की परफॉर्म टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर है, उसके बाद स्पीडोमीटर आपकी एग्जाम्पल है, GEDAA इसकी एग्जाम्पल है। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर हैं। और मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर जो है वो आपका फिजिकल जो है वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं जो कि रजिस्टर कैपेसिटर से होकर आ रहे हैं उनका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इन टेक्नोलॉजी का अगर आप देखोगे तो 20th सेंचुरी के मिडल में जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए जो है एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, देखने में आपको कुछ ऐसे दिखते थे एनालॉग कंप्यूटर। ओके,
उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ये मिक्सचर रहती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक दोनों की कंप्यूटर के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो मॉडर्न ईसीजी कंप्यूटर जो आप देख रहे होंगे, ईसीजी आप मशीन देखते हैं जो कि हार्ट बीट को नापती है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर लाइंस भी रिप्रेजेंट होती हैं और उनके नीचे जो है एक नंबर भी आपको जो है वो दिखाई देगा। तो डिजिटल फॉर्म भी आपको दिखती है, एनालॉग फॉर्म भी दिखती है। तो ये एग्जांपल है आपके कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर कहता है कि फास्टेस्ट से, सब जितने भी कंप्यूटर आज अवेलेबल हैं सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है कंप्यूटर और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर कोई हैं वो तो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है हाई स्पीड यानी बहुत तेज़ी से जो है डेटा को प्रोसेस करते हैं और जो भी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको तेज़ी से कैलकुलेशन करनी पड़ती है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। और इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो आपकी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिसर्च में इसका इस्तेमाल है, वेदर फोरकास्टिंग में इसका इस्तेमाल है, एडवांस फिजिक्स में जो है ये सुपर कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर कहता है कि सिंगल भी यूज़ किया सकता है या फिर मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम में सुपर कंप्यूटर जो होते हैं अलग अलग कंप्यूटर जो इनको जोड़कर अलग काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाता है, पैरेलल नेटवर्क बनाया जाता है जो कि और तेज़ी से काम करता है और ये सिंगल सिस्टम की तरह काम करता है। और एडवांटेज इसकी यही है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और जो कि किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो मैच नहीं की जा सकती, ठीक है। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है कुछ ऐसा है, देखने में थोड़ा आपको धुंधला शायद दिखाई दे रहा हो। और ये क्या है, ये कोलंबिया सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे तो कोलंबिया सुपर कंप्यूटर एट नासाज एडवांस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट एम्स रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये नासा का एडवांस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है जिसका जहाँ पर आप फोटो जो है वो देख सकते हैं, ओके। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाता है। उसके बाद आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर कहता है कि ये कंप्यूटर जो है ये कैपेबल रहते हैं प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये काफ़ी सारा डेटा जो उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये लार्ज यूटिलिटी कंपनीज़ के द्वारा जो है इस्तेमाल की होते हैं, जैसे कि गैस सप्लायर्स हो गए या बैंक्स वगैरह हो गए, यहाँ पर ये इनका इस्तेमाल होता है। येट कहता है कि मेन फ्रेम जो है कैन यूजुअली एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एट हाई स्पीड की। इसको काफ़ी सारे अगर प्रोग्राम, काफ़ी सारे काम एक साथ भी करने हैं तो ये बिल्कुल एक ही स्पीड से, काफ़ी हाई स्पीड से सारे काम जो है वो कर सकता है। वेयर सुपर कंप्यूटर अगर आप देखोगे तो वो एक प्रोसेस, एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो ढंग से कर सकता है। करंटली कहता है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के वो IBM से हैं और यूनिसिस कंपनी है, ठीक है। इनिशियली कहता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े थे जो कि पूरा कमरा जो है ऑक्यूपाई कर रहे थे, पूरा फ्लोर ऑक्यूपाई करते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर वर यूज टू सर्व एज सेंटर ऑफ लार्ज सिस्टम इन कंपनीज़, की कंपनीज़ में जो बड़ा कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है उसको जो है वो सारा सिस्टम जो है बनाने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एडवांटेज जो है इसकी यही है कि ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन को काफ़ी सारे यूज़र्स को एक ही टाइम में जो है वो सर्विसेज दे सकता है। और इसका डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का आप फोटो देख सकते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स की बारी आती है। मिनी कंप्यूटर कहता है कि मिड साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम जितने बड़े नहीं होते और माइक्रो के जितने छोटे भी नहीं होते, इनके बीच के जो है साइज़ के ये होते हैं। कहते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को एक टाइम में चला सकते हैं, काफ़ी सारे यूज़र एक टाइम में इनको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम और प्रोसेसेस एट गिवन इंस्टेंट, कि जब एक कंप्यूटर जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम, जो काफ़ी सारे प्रोसेसेस को एक ही वक्त में चला रहा है, उसको मल्टी प्रोसेसिंग किया कहते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है ये मिडिल साइज़ कंप्यूटर हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया है। इनको मिड रेंज सर्वर के नाम से भी जाना जाता है, मिड रेंज सर्वर भी इनको कहा जाता है। और मिनी कंप्यूटर्स जो हैं ये माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के बीच की कैटेगरी है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है इनको स्मॉल बिजनेसेस जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सिटी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है अगर उसमें भी मिनी कंप्यूटर्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज इसकी क्या है कि आप मल्टीपल यूज़र्स जो हैं इसका इस्तेमाल एक टाइम में कर सकते हैं और वो भी काफ़ी कम कॉस्ट में इसका कर सकते हैं। और तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मल्टीपल यूज़र्स को दिए जा सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो महंगे रहते हैं काफ़ी, और मिनी कंप्यूटर उनसे सस्ते रहते हैं, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर जो हैं ये स्मॉल साइज़ कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और डिसएडवांटेज इसकी यही है कि काफ़ी लार्ज है और काफ़ी बल्कि है, लेकिन उतने महंगे नहीं हैं जितने मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं।
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है, इसको सर्वर भी कहा जाता है और वी कैन यूज़ 1 to 1000 यूज़र एज अ क्लाइंट एट वन टाइम। एक ही टाइम में आप 1 से 1000 तक क्लाइंट्स जो हैं वो उनको हैंडल कर सकते हैं इन मिनी कंप्यूटर्स की मदद से। ओके, और उसके बाद आखिरी में आपके माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाते हैं। दीज सिस्टम सच एज टिपिकली यूज बाय होम एंड स्कूल यूज़र, ठीक है, जो घर में हम यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर्स रहते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप, होम एंड पीसी। कि पर्सनल कंप्यूटर और होम कंप्यूटर में इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब कहते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर या पीसीज जिनको कहा जाता है, ये पर्सनल कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है, ये एक डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के बेस पर काम करते हैं। अब कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो स्मॉल मशीन हैं जो कि इंडिविजुअल यूज़र के लिए इस्तेमाल की जाती है, और एवरेज पीपल जो हैं जिनको बेसिक नॉलेज भी कंप्यूटर की है वो माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन कंप्यूटर का इस्तेमाल होम्स में और ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। और माइक्रो कंप्यूटर जो है इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ है, उसकी काफ़ी कम कॉस्ट में आपको ये मिल जाता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड रहती है वो बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले काफ़ी लो रहती है, ठीक है। जो पर्सनल पीसीज जो आप यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर मॉनिटर दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, स्पीकर्स दिख रहे हैं, सीपीयू, ये एग्जांपल है आपकी माइक्रो कंप्यूटर्स की, ठीक है, पर्सनल पीसीज या माइक्रो कंप्यूटर की। उसके बाद आपकी नोटबुक्स आती हैं। नेक्स्ट आपके लैपटॉप्स आते हैं जिनको नोटबुक्स भी कहा जाता है। ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनका काम तकरीबन डेस्कटॉप इतना ही आपको दिखाई देने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो है आपको कीबोर्ड इसके साथ ही अटैच होता है। लैपटॉप आपने देखा ही होगा, आई होप सबने। तो पोर्टेबल होता है, इसका ये फ़ायदा है कि आप उठाकर बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज इसके अंदर होती हैं, तो बिजली का वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है आपको। बैटरीज रिचार्ज हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रोसेसिंग स्पीड्स के हिसाब से जो है इसका रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, और जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड जिसकी होगी वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और इसमें आप स्टैंडर्ड एक्सपेंशन कार्ड जो है या कीबोर्ड जो है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। कीबोर्ड अपने ही होते हैं, ऑल्दो वो आप लगा सकते हैं साथ में अगर आपको लगाना हो। उसके बाद आपके पास पाम टॉप्स आ जाते हैं, या जिन्हें पीडीएस भी कहा जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहता है कि स्मॉल होते हैं, काफ़ी छोटे, और हाथों में ही आप इनको चला सकते हो। इनके अंदर यूजुअली आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे डायरी, एक तरह की डायरी होती है उस तरह का सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट डेटाबेस होता है, कुछ वर्ड प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलते हैं, और आजकल रिसेंटली इसमें ईमेल फैसिलिटी भी अब आ गई है। स्प्रेडशीट की फैसिलिटी भी इसमें आपको देखने को मिलती है डेटाबेस के साथ, ठीक है। और कहता है कि इसके साथ स्मॉल कीबोर्ड आपको अटैच देखने को मिल सकता है, जैसे इस पिक में आपको दिखाई दे रहा है, छोटा कीबोर्ड आपको है। या फिर अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो टच स्क्रीन जो होगी, या फिर हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो पोर्टेबल हैं, ये इनके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंशन इनका लिमिटेड है, और ज़्यादा इसकी स्टोरेज नहीं बढ़ाई जा सकती। और नॉन कीबोर्ड वर्जन जो हैं वो काफ़ी स्लो हैं, जिसमें डेटा इनपुट करना पड़ता है। ये पिक्चर जो आप देख सकते हैं पीडीएस की, इस तरह से दिखाई देते हैं। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो हैं, ये भी आपको नई कैटेगरी जो है कंप्यूटर की दिखाई दे रही है। कहता है कि क्या होते हैं, वास्ट नंबर ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस, जो हमारी मॉडर्न काफ़ी सारी दूसरी डिवाइसेस जो कंप्यूटर नहीं है लेकिन दूसरी डिवाइसेस हैं, लेकिन उनके अंदर जो है कुछ इनबिल्ट फॉर्म जो है कंप्यूटर की रहती ही रहती है। जैसे आप वॉशिंग मशीन देखेंगे तो वॉशिंग मशीन के अंदर आपको ऊपर से घुमाने वाला दिखता है एक, उसके ऊपर नंबर्स जो हैं आपको दिखाई देते हैं। तो ये एक इनबिल्ट कंप्यूटर इसके अंदर होता है। कैमराज हैं, उनके अंदर आपको इनबिल्ट कंप्यूटर देखने को मिलता है। वाईफाई सिस्टम्स के अंदर देखने को मिलता है। टेलीफोन्स हो गए, मिसाइल्स, इनके अंदर कंप्यूटर जो है वो किसी न किसी फॉर्म में अटैच होते हैं। इनपुट्स जो हैं इनमें यूजुअली सेंसर बेस्ड होती हैं, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। और आउटपुट जो हैं वो सिंपली डिस्प्ले हो जाती हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और मोटर एंड रिले टू कंट्रोल समथिंग, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो है आपके काम की हैं, ये आपको काफ़ी बारी जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कन्वर्जन पूछा जाता है, 1 बिट कितने के बराबर है। 1 बिट जो उसको बाइनरी नंबर कहते हैं, 4 बिट्स का निबल बनता है, 8 बिट्स का 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट का 1 किलो बाइट बनता है, यानी केबी बनती है। 1024 केबी का 1 MB बनता है, जो कि आपको पता है कि 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है।
सॉरी 1 करोड़ बाइट्स के बराबर होता है। और 124 MB जो है वो 1 GB बनाती है, 124 GB जो है 1 टेराबाइट बनाती है, और 124 TB जो है वो 1 पेटाबाइट बनाती है। और सबसे बड़ी जो है वो आपकी कैटेगरी रहती है वो है जोटाबाइट। ठीक है, जोटाबाइट जो है ये 1024 जेटाबाइट्स जो है उनसे बनी रहती है। इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ नाउ बिल्डिंग स्टोरेज सिस्टम कैपेबल ऑफ होल्डिंग पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो अब इंडियाना यूनिवर्सिटी है वो एक स्टोरेज सिस्टम बना रही है जिसमें डेटा जो है वो पेटाबाइट्स में जो है वो लगभग स्टोर होगा। ठीक है, पेटाबाइट्स में आप ज़्यादातर जो है जीबीज़ में ही आपको देख रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो है आपको टीबीज़ में डेटा मिल जाएगा, तो पीटी में जो है पीबी में डेटा नहीं मिल रहा है, तो अब जो है पीबीज़ में भी स्टोरेज डेटा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 मिलियन कितना में है, किस में है, वैन उसमें है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन, हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा डिजिटली। तो इसमें कहता है कि कंप्यूटर जो है स्टोर करते हैं डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में या फिर 1 और 0 की सीरीज़ में, जिसको बाइनरी कोड भी कहा जाता है। ईच 1 एंड 0 जो है उसको बिट कहा जाता है। 8 बिट जो है वो बाइट बनाती हैं, और बिट टर्म जो है वो बाइनरी डिजिट से आती है। और एक बाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक कैरेक्टर को। वो एक लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क भी हो सकता है। उसके बाद ये चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम में बड़ी बारी पूछी गई है कि किलो मीन्स कितना होता है, तो 1000 बिट्स जो है वो 1 KB को बनाती हैं। ठीक है, और 1 मिलियन बिट्स जो है वो 1 मेगाबाइट्स को बनाती हैं, और 1 बिलियन बिट्स जो है वो गीगाबाइट्स को बनाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मिलियन किस में आता है या बिलियन किस में आता है। ठीक है, तो यही चीज़ नीचे आपको जो है वो वापस से बताई गई है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही याद रखना है कि GB में 1 बिलियन बिट्स आती है, और MB में आपकी 1 मिलियन बिट्स आती है, और 1000 जो है वो 1 KB में 1000 बिट्स आती है। ठीक है, तो 1024 अगर कैलकुलेशन करनी हो तो 1024 एलिमिनेट कर सकते हो। सिंपली जो है आप 1000 से मल्टीपल करके देख सकते हैं कि मिलियन कहाँ पर आता है और बिलियन कहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट रहा है। इसमें आपने आई होप काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, और आगे जो है इसकी सीरीज़ और कंटिन्यू चलती रहेगी, तो बने रहेगा एडवर्ड बेंच के साथ। थैंक यू।